नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। व्यष्टि अर्थशास्त्र में माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत दोस्तों एक और टॉपिक के साथ में हम आपके साथ सामने हाजिर हो चुके हैं। आज का टॉपिक होगा दोस्तों हमारा उत्पादकता सिद्धांत का। जी हाँ दोस्तों, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत होगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, है ना। तो दोस्तों ये क्या होता है सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, और इसके आधार पर किस प्रकार से कीमत का निर्धारण किया जाता है, साधनों की कीमतों का क्या निर्धारण किस प्रकार से निर्धारण किया जाता है, ये सारी चर्चा आज के सेशन में हम करने वाले हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि माइक्रो इकोनॉमी पर आज से पहले 29 लेक्चर पहले हो चुके हैं, है ना। ये आज हमारा 30वां लेक्चर होने जा रहा है, 30वां लेक्चर, ठीक है ना। तो कंटिन्यू क्रम अनुसार टॉपिक वाइज टॉपिक सभी सेशन चल रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस हम अब तक बीए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर तीनों ही ईयर की पॉलिटिकल साइंस पूरी तरह कवर कर चुके हैं, पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं देखी आपने, प्लेलिस्ट में जाकर आपको देखना चाहिए, जिससे आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। सॉरी यार, इट्स ओके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आज का सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। जो नए स्टूडेंट है वो जान ले कि सभी सेशन हमारे प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, ओपन प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर ही, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे आपको। और सभी सेशन से उसके डिस्क्रिप्शन से जाकर के आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए डायरेक्टली अब सेशन पर ही मूव करेंगे। दोस्तों 5वीं यूनिट हमारी स्टार्ट हो चुकी है माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत, और 5वीं यूनिट का आज हम पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, अर्थात कि 3 सेशन क्रम अनुसार 5वीं यूनिट पर होंगे, ठीक है ना। और लगभग इन 3 सेशन नहीं बल्कि 5 सेशन होंगे, क्योंकि इसमें सेकंड टॉपिक में हमें दोस्तों 2 सेशन करने होंगे और 2 सेशन ही हमें थर्ड टॉपिक पर करने होंगे। इस प्रकार से 5 सेशनों के माध्यम से, 5 लेक्चरों के माध्यम से हम ये 5वीं यूनिट कवर कर जाएंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। साधन कीमत निर्धारण या सीमांत उत्पादकता सिद्धांत क्या होता है, इसको पूरे व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न है, प्रश्न भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए अब बात करते हैं कि आज के सेशन में हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, अर्थात कि हमारा जो ये सिद्धांत है उत्पादकता सिद्धांत, इसको किस प्रकार से हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी व्याख्या की, अर्थात कि ये सिद्धांत होता क्या है ना। ये सिद्धांत कार्य क्या करता है, ये जैसा कि ये साधनों की कीमत को निर्धारित करता है। तो ये साधन क्या होते हैं, कीमत क्या होती है, कैसे निर्धारित करता है, ये सारी चर्चा हम इस व्याख्या के अंतर्गत करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सीमांत उत्पादकता का जो सिद्धांत है, इस सीमांत उत्पादकता का मतलब क्या हुआ, है ना। सिद्धांत तो ठीक है, बल्कि इस सीमांत उत्पादकता का मतलब क्या है, तो उसका अर्थ समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की मान्यताएं क्या क्या है, क्या क्या मान्यता है, और लास्ट में हम देखेंगे इसकी आलोचना, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और अंतिम रूप से हम इसके निष्कर्ष पर भी चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से दोस्तों इन बिंदुओं के माध्यम से हमारा आज का सेशन होगा कंप्लीट। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, उत्पादकता सिद्धांत। क्रम अनुसार पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों आगे बढ़ेंगे। सिद्धांत कंप्लीट आपको समझ आने वाला है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं होगा। चलिए तो इस सिद्धांत पर आगे मूव करें, उससे पहले हम जरा पहले ये देख ले कि ये सिद्धांत एक्चुअल में आया कहां से, दिया किसने था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सीमांत उत्पादकता का जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत की ये जो सिद्धांत है, ये यह बताता है या ये इस बात की व्याख्या करता है कि जो उत्पत्ति के साधन होते हैं, उनको मिलने वाला जो पुरस्कार होता है या उनको जो कीमत मिलती है, ये निर्धारित कैसे होती है। समझिए यहां पर 2 बातें आ रही है। एक तो उत्पत्ति के साधन, है ना, एक टर्म तो आती है आपकी उत्पत्ति के साधन, ये वाली टर्म है। दूसरी टर्म जो आती है वो आती है पुरस्कार, इन साधनों को मिलने वाला पुरस्कार। क्लियर है ना। तो ये 2 बात अगर आप समझ जाएंगे तो आप ये भली बात समझ जाएंगे कि ये सिद्धांत एक्चुअल में बोलना क्या चाहता है। देखिए उत्पत्ति के साधनों का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि जब हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उस वस्तु का उत्पादन करने में
कई साधनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर हमें कोई वस्तु बनानी है तो उसके लिए पहले एक फर्म बनानी होगी, है ना। उस फर्म में आपको जो है मशीनरी भी इंस्टॉलेशन करना होगा, मशीनरी का इंस्टॉलेशन करना होगा, वहां पर कुछ लेबर लगानी होगी जिनकी सहायता से आप उस प्रोडक्ट का निर्माण कर पाएंगे। इसके अलावा आपको इस सब करने के लिए कुछ पूंजी की आवश्यकता भी होगी जिसे आप बाजार से या बैंकों से उधार लेंगे। तो समझिए यहां पर पूंजी क्या हो गई दोस्तों, आपकी उत्पत्ति का साधन हो चुकी है। भूमि, जिस भूमि पर आपने फर्म बनाई है, जहां पर आपने उद्योग स्थापित किया है, वो भूमि भी, उस भूमि का रेंट आपको देना होगा, है ना, तो वो भूमि भी आपका साधन हो जाएगी। लेबर, जो मजदूर आपके यहां पर आकर कार्य कर रहे हैं, वो मजदूर भी साधन हो जाएंगे। तो अब ये समझिए कि इन मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी मजदूरों का पुरस्कार हुआ या मजदूरी हुई, या इसको एक अन्य नाम भी है पारिश्रमिक, है ना, यह इनका पारिश्रमिक हो जाएगा। उसी प्रकार से भूमि के बदले, जिस भूमि का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस भूमि के बदले जो हमें रेंट देना होता है, भूमि का किराया जिसको बोलते हैं हम, तो जो वो भाड़ा देना होता है, वो रेंट उस भूमि का क्या हो जाएगा दोस्तों, पुरस्कार हो जाएगा, अर्थात पारिश्रमिक हो जाएगा। उसी प्रकार से जो पूंजी हमने बैंकों से या बाजार से उधार ली है, उसके बदले में जो हम उसको ब्याज देंगे, वो ब्याज उन साधनों का, अर्थात कि उस पूंजी का जो है पुरस्कार हो जाएगा या पारिश्रमिक हो जाएगा। क्लियर है ना। तो उत्पत्ति के साधन अर्थात वस्तु के उत्पादन में जो साधन लगते हैं, उन साधनों को जो पैसा हम देते हैं पारिश्रमिक के रूप में, वही उसका पुरस्कार कहलाता है। तो यहां पर यह सिद्धांत बस यही बताएगा आपको कि उत्पत्ति के साधनों को जो पारिश्रमिक मिलता है वो कैसे निर्धारित होता है, बस ये सिद्धांत ये बताने वाला है आपको, है ना। तो इस सिद्धांत की जो शुरुआत हुई थी ना मेरे दोस्तों, वो 19वीं शताब्दी के लास्ट में जेबी साहब, क्लार्क और वालरस आदि और भी अर्थशास्त्री थे, इन्होंने इनकी व्याख्या की थी। और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन और प्रोफेसर हिक्स इत्यादि अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धांत का फिर विकास किया। ठीक है ना। तो मतलब ये अचानक से नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे इसका विकास हुआ। पहले इसका प्राथमिक रूप आया, प्राथमिक रूप का विकास करके अर्थात उसको विकसित रूप जो है आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि रॉबिन्सन और हिक्स जैसे अर्थशास्त्रियों के द्वारा उसका विकास किया गया था। ठीक है, चलिए इस सिद्धांत की अगर हम व्याख्या की बात करें दोस्तों, तो ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ते ही आपको ये सिद्धांत पूरा समझ आ जाएगा। ये व्याख्या ही कुछ इस प्रकार के शब्दों से लिखित है। देखिए, राष्ट्रीय आय में से उत्पादन के प्रत्येक साधन को, अब समझ गए ना आप उत्पादन के साधन क्या होते हैं, है ना। उत्पादन के प्रत्येक साधन को जो पारिश्रमिक दिया जाता है, वह उस उत्पादन के साधन की सीमांत उत्पादकता के बराबर होता है। बस इस लाइन को आप अच्छे से समझ लीजिए, समझ जाना कि आप जंग जीत गए। क्या कहा यहां पर, राष्ट्रीय आय में से, अब इसमें से 2 मिनट के लिए आप राष्ट्रीय आय छोड़ दीजिए, साइड में कर दीजिए। अब ये समझिए, आपके पास एक कारखाना या एक फैक्ट्री है जहां पर आप कुछ वस्तुओं का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं आपकी बात करूंगा, चूंकि जो फैक्ट्री है वो आपकी है, मैंने आपको फैक्ट्री का मालिक बना दिया भाई, है ना, पढ़ते पढ़ते ही। तो उस फैक्ट्री के ओनर आप हैं, तो उसका उत्पादन या उसकी आय, इन सबकी जिम्मेदारी किसकी होगी, आपकी होगी। तो अब मैं आपको कोड करके बोलूंगा, देखिए, आपकी जो आय है, उस आय में से जो पैसा, देखिए आपके पास वस्तुएं बनी आपकी फैक्ट्री में, और आपने उन सभी वस्तुओं को बेच दिया, तो क्या सारे पैसे आप अपनी जेब में डाल लोगे? तो आप बोलेंगे नहीं भाई, आपको उन लोगों का हिसाब भी तो करना पड़ेगा, जो मजदूर आपके यहाँ काम कर रहे थे, उनको सैलरी भी देनी होगी ना। और जो पैसा आपने बाजार से लिया था या बैंक से लिया था, उस पैसे का ब्याज भी देना पड़ेगा, जो किस्त के रूप में जा सकता है। इसके अलावा जिस जमीन पर आपकी फैक्ट्री है, उस जमीन का रेंट भी देना पड़ेगा, है ना। जो हमसे आपने मशीनरी एडॉप्ट की है, उस मशीनरियों का पेमेंट भी आपको करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल मंगाया है, उसका पेमेंट भी आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी कई सारे जो है उसमें खर्च होते हैं, साधन लगते हैं उत्पादन में, तो उन सभी साधनों को आपको पेमेंट करना होगा, और वही पेमेंट उन साधनों का पारिश्रमिक कहलाएगा। तो यहां पर इन 2 लाइनों के द्वारा यह कहने का प्रयास किया गया है कि आप अपनी आय में से जब उन साधनों को पेमेंट करते हो, तो वो जो पेमेंट आप देते हो ना, वो पेमेंट उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होता है। उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर, किनकी, उन साधनों की सीमांत उत्पादकता के बराबर होता है। मतलब ये देखिए, समझिए,
आप फैक्ट्री के मालिक हो तो आप कोई बेवकूफ तो हो नहीं कि आपको पता चला कि एक 70 साल का बुजुर्ग इंसान है, उसको आपने मजदूरी पे रख लिया। आपको पता है कि वो अगर रख भी लिया आपने गलती से तो वो 70 साल का बुजुर्ग कितना काम करेगा, है ना, उसकी क्षमता बजाय 25 साल के युवा से कम होगी, है ना। तो क्या आप दोनों को एक जैसा पेमेंट करोगे? आप बोले बिल्कुल नहीं, बल्कि 25 साल के युवा को आप पेमेंट ज्यादा करोगे। क्यों? क्योंकि उसकी कार्य करने की क्षमता ज्यादा है। तो आप उसकी क्षमता, उस क्षमता के द्वारा किए गए कार्य के आधार पर आप उसको पेमेंट करोगे, है ना। तो यहां पर यही तो क्या कहा गया है कि उन साधनों को जो पैसा मिलता है ना, जो पारिश्रमिक मिलती है ना, वो उनकी उत्पादन करने की क्षमता के आधार पर मिलती है। और वही उत्पादन करने की क्षमता को ही तो यहां सीमांत उत्पादकता कहा गया है। समझ आया ना? तो जो पारिश्रमिक होती है, उत्पत्ति के साधनों को मिलने वाली जो पारिश्रमिक होती है दोस्तों, वो पारिश्रमिक उनकी उत्पादन की क्षमता जो होती है उसके बराबर होती है ना। कम नहीं दोगे आप, क्यों? कम दोगे तो वो उत्पत्ति का साधन चुपचाप निकल लेगा, छोड़ देगा आपकी नौकरी। और अगर ज्यादा भी नहीं दे सकते, ज्यादा दोगे तो आपका नुकसान होगा, है ना। तो इस सिद्धांत में आगे यही बताया गया है कि अगर कभी इन मजदूरों की मजदूरी बढ़ जाए तो आप क्या करोगे? बैंक के अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो तो आप क्या करोगे? तो क्या वो साधन लगाओगे या कम लगाओगे? बढ़ा दिया तो शायद या तो नहीं लगाओगे या फिर कम लगाओगे, है ना। और अगर कम हो जाए उनकी, जैसे मजदूरों की मजदूरी कम हो जाए, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे? क्या ज्यादा मजदूर लगा लोगे या नहीं लगाओगे? क्या करोगे? तो सारी बातें इसी सिद्धांत में आप पढ़ने को मिलेगी। और यही सब बात डिस्कस हमको आज के सेशन में करना है ना। तो देखिए, यह सिद्धांत बताता है कि साधन की कीमत का निर्धारण साधन की उत्पादकता से निश्चित होता है। समझिएगा बात को, साधन जो है उसको कितनी कीमत मिलेगी ये उसकी उत्पादकता से निश्चित होगा। वो जितना उत्पादन करेगा उसके अनुसार उसको पारिश्रमिक दिया जाएगा, है ना। और उसकी उत्पादकता कैसे निश्चित होगी भाई? तो उसकी उत्पादकता साधन की सीमांत उत्पादकता से तय होती है। यहां पर अब आप लटक जाओगे बेटा, कैसे? देखिए, यहां कहा गया है कि साधन की कीमत का जो निर्धारण करना है ना, वो तो उस साधन की उत्पादकता से हो जाएगी, लेकिन उसकी उत्पादकता का निर्धारण कैसे करोगे? तो उसकी उत्पादकता का निर्धारण कि यार उसमें कितने काम करने की क्षमता है, इस क्षमता का निर्धारण कैसे करोगे? तो वो सीमांत उत्पादकता से उसका निर्धारण होगा, सीमांत उत्पादकता से। तो अब कुल मिलाकर के गले में एक ही हड्डी बची है, वो सीमांत उत्पादकता वाली, है ना। जहां से हमने शुरू किया था वापस वहीं पर आकर के कहानी लटक गई है। अब क्या करें? वही प्रश्न फिर से कि सीमांत उत्पादकता होती क्या है। यहीं पर हमारी गाड़ी का पहिया फिर से आकर के फंस गया है। बस अब हमें कंप्लीटली सीमांत उत्पादकता को ही समझना है कि एक्चुअल में ये क्या है, ठीक है ना। चलिए, सीमांत उत्पादकता में व्यवहारिक भी बताऊंगा, डोंट वरी, व्यवहारिक रूप से भी बताऊंगा और थ्योरेटिकल के रूप में भी बताऊंगा। बिल्कुल निश्चित रहे। बार बार मैंने सीमांत उत्पादकता रिपीट क्यों किया है? क्योंकि हमारा मेन टॉपिक जो है ना पूरा इस पर ही आधारित है, और संभवतः हम हर जगह सिर्फ सीमांत उत्पादकता का अर्थ ही खोजने का प्रयास कर रहे हैं। बताऊंगा व्यवहारिक, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो शायद आप कंफ्यूज होने से बच सकते हैं और आप आसानी से टॉपिक को कवर कर ले जाएंगे, है ना। मैं चाहूं तो अभी कुछ भी नहीं, सिर्फ इसका भी प्रयोग नहीं करूं स्लाइड का, और मैं ऐसे ही बोल के आपको पूरा सिद्धांत समझा दूंगा, लेकिन क्या होगा पता है, समझ तो जाएंगे बट आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, पहले ये था या पहले ये था। और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, ये अभी सब ठीक है, एग्जाम के टाइम पे बहुत तकलीफ देती है। इसलिए मेरा भी एक सिद्धांत है कि मैं क्रम अनुसार हर चीज को क्रम अनुसार लेता हूं, ठीक है ना। चलिए, तो व्याख्या में दोस्तों हमने देखी, व्याख्या में क्या बताया आपको? आवश्यक बातें कर ली, है ना, और व्याख्या को वापस वहीं लाकर हमने छोड़ दिया। कहां पर? टॉपिक पर लाकर छोड़ दिया कि अब कुल मिलाकर हमें अब इसको समझना है कि सीमांत उत्पादकता होती क्या है। चलिए, अब जरा सीमांत उत्पादकता को ही समझ लेते हैं, है ना। सीमांत उत्पादकता को ही समझ लेते हैं। अगर भाई समझ लेते तो फिर इसे अर्थ वाली स्लाइड का मतलब ही क्या था, क्यों मैंने फालतू यहां पर मेहनत की, है ना। चलिए, अब इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं, सीमांत उत्पादकता एक्चुअल में क्या होती है। एक सेकेंड। अभी मेरा स्वास्थ्य ना मुझे स्पीड से बोलने की परमिशन नहीं देता है, लेकिन चूंकि
मैं ना थोड़ा सा आदत से मजबूर हूँ, क्योंकि शुरू से आप कभी सभी सेशन मेरा देखिए, थोड़ा सा स्पीड से बोलने की हैबिट है मेरी। तो स्वास्थ्य को भूलकर जब सेशन स्टार्ट करता हूँ ना, तो उस समय सोचकर आता हूँ कि यार धीरे से शांति से बात करके और मामला निपटा लेंगे, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते मैं अपने आप को भूल जाता हूँ कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और स्पीड से बोलते चले जाता हूँ, जिससे क्या होता है पूरी हेल्थ जो है मेरी वापस से डिस्टर्ब हो जाती है। अभी से मैंने 3 घंटे पहले सेशन लिया था 42 मिनट का, उस तब से लेकर के 3 घंटे तक जो है दोस्तों मुझे आराम ही करना पड़ा, तब कहीं जाकर के मैं अपने आप में वापस प्रिपेयर हो पाया हूँ नेक्स्ट सेशन के लिए। स्वास्थ्य ठीक होता तो मुश्किल से 10 मिनट का ब्रेक मेरे लिए इनफ था, सफिशिएंट था। चलिए, और इसी कारण से यार थोड़ा से सेशन आपको कम मिल पा रहे हैं। चलिए एनीवे शुरू करते। उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर, समझते चलिएगा यहां पर, है ना, समझते चलिएगा। कंप्लीटली जो हम बात कर रहे हैं सीमांत उत्पादकता की बात कर रहे हैं। सीमांत उत्पादकता को आपको समझना है। देखिए, उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर, समझा रहा हूं अभी 2 मिनट, किसी परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे उस साधन की सीमांत उत्पादकता कहते हैं। इन 2 लाइनों का मतलब समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं। एक उदाहरण मैंने इस्तेमाल किया है, उस उदाहरण पर लेकर चलता हूं डायरेक्टली, है ना, जिससे आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये उदाहरण है, इस उदाहरण को समझा, मैं उदाहरण पढ़ रहा हूं आपके लिए ध्यान देना। उन 2 लाइनों का अर्थ आपको यहां सटीक रूप से समझ आ जाएगा। देखिए, एक किसान है, उसके पास में 15 एकड़ का एक खेत है, ये समझ लिए 15 एकड़ एक जमीन है, 15 एकड़ की एक जमीन है, खेत है, ठीक है ना। उस 15 एकड़ की जमीन पर वह किसान 15,000 रुपए खर्च करके और 5 श्रमिक लगाकर 60 क्विंटल गेहूं चावल का उत्पादन करता है। कहानी को समझिएगा, जमीन कितनी उसके पास, खेत कितने एकड़ का है, 15 एकड़ का, है ना। कितना खर्चा कर रहा है वो, 15,000 रुपए, टोटल 15,000 रुपए खर्च करता है। श्रमिक कितने काम करते हैं उसके वहां पर, 5 श्रमिक काम कर रहे हैं। तो इन सब से कितना उत्पादन हो रहा है वहां पर, तो वो जो है 60 क्विंटल चावल का उत्पादन कर पा रहा है। ठीक है, कहानी समझ आती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि यही व्यक्ति एक 15 एकड़ का खेत और है उसके पास में, उसी 15 एकड़ के दूसरे खेत पर यही 15,000 रुपए खर्च करके, खर्च कितना, देखिए खेत कितने एकड़ का है, वही 15 एकड़ का खेत है, खर्च उतना ही कर रहा है वो 15,000 का ही, है ना। लेकिन यह श्रमिक जो है उसने 5 की जगह 6 लगा लिए। कितने लगा लिए दोस्तों, 5 की जगह 6 श्रमिक लगा लिए, है ना। 5 तो पहले के थे ही, अब 6 श्रमिक लगा लिए, ठीक है ना। एक श्रमिक और एक्स्ट्रा लगा लिया, इसका मतलब क्या हुआ भाई, 5 तो पहले थे, उसने एक श्रमिक और एक्स्ट्रा लगा लिया। तो उस एक श्रमिक एक्स्ट्रा लगाने से उसकी जो 60 क्विंटल चावल की उपज थी ना, वो बढ़कर के 65 क्विंटल हो जाती है, 65 क्विंटल हो जाती है। कितनी एक्स्ट्रा हो गई दोस्तों, तो 5 क्विंटल ज्यादा हो गई ना, पहले 60 क्विंटल थी अब 65 हो गई, तो 5 क्विंटल एक्स्ट्रा हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक श्रमिक एक्स्ट्रा लगाया है ना, उस एक श्रमिक के कारण 5 क्विंटल चावल की उपज ज्यादा हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस एक श्रमिक की सीमांत उत्पादकता, उस एक श्रमिक का सीमांत उत्पादकता कितना हो जाएगा, 5 क्विंटल। क्लियर हुआ। ये जो 5 क्विंटल है दोस्तों, ये 5 क्विंटल चावल उस अतिरिक्त जो श्रमिक लगाया था, 6वां श्रमिक जो लगाया था, उसकी सीमांत उत्पादकता हो जाएगी। एग्जाम्पल समझ आया ना। अब फिर से वापस वो 2 लाइनें पढ़ेंगे हम लोग। अब देखना, अब कंप्लीटली समझ आएगा वापस आपको। देखिए, उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर, उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर, अन्य साधन कौन से थे दोस्तों, अन्य साधन कौन से थे, 15 एकड़ जमीन अर्थात 15 एकड़ खेत, उसके अलावा 5 श्रमिक और 15,000 रुपए खर्च। ये तीनों क्या थे, उसके स्थिर साधन थे। उन साधनों को उसने स्थिर रखा, कोई चेंजेस नहीं किया। श्रमिक वाले पार्ट को उसने उठाया। देखिए, किसी परिवर्तनशील साधन, तो परिवर्तनशील साधन कौन सा था दोस्तों, इसमें एक पूंजी वाला भी था और एक श्रमिक वाला भी था,
हाँ श्रमिक वाला भी था, है ना। तो खेत को तो पकड़ के खींच के लंबा कर नहीं सकता था, या तो पूंजी बढ़ा सकता था या फिर श्रमिक बढ़ा सकता था। तो उसने परिवर्तनशील साधन कौन सा लिया? श्रमिक वाला। तो श्रमिकों में जो 5 पहले से काम करे तो उनको स्थिर रखा, तो ये स्थिर साधनों में आ गए, वो तो स्थिर थे। उन्होंने क्या करा, परिवर्तनशील साधनों को उठाया, श्रमिकों को उठाया, उनमें एक अतिरिक्त वो छठवां श्रमिक है ना, एक अतिरिक्त इकाई मतलब एक छठवा, अंतिम वाला छठवां श्रमिक उसने और जोड़ दिया, उसका प्रयोग किया। और उसके प्रयोग करने से जो कुल उत्पादन, पहले कुल उत्पादन कितना था? 60 क्विंटल चावल, और उस छठवें श्रमिक को जोड़ देने से अब उसके बाद कितना उत्पादन हुआ? 65 क्विंटल चावल, है ना। तो कुल उत्पादन में जो वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई थी? 5 क्विंटल की वृद्धि हुई थी ना, 5 क्विंटल चावल की वृद्धि हुई थी। तो वही 5 क्विंटल जो है, जो अतिरिक्त वृद्धि होगी, उसे उस साधन की सीमांत उत्पादकता कहते हैं। मेरे ख्याल से अब पूरा एकदम क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो कमेंट करके यस लिख दिया करें यार, इतना ही तो लिखवाता हूं बस मैं आप लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं दोस्तों। अब यहां पर कहानी अब आगे बढ़ने जा रही है। देखिए अब यहां सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार और प्रतिस्थापन के नियम के अनुसार दो बातें हम यहां देखने वाले हैं। सबसे पहले सीमांत उत्पादकता सिद्धांत जो है उसके अनुसार देखिए, साधनों को पारिश्रमिक जो मिलती है, मजदूरों को जो मजदूरी मिलती है, उनकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार मिलती है। और ये बात हम पहले भी जान चुके हैं, है ना। यदि साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकता से कम पारिश्रमिक दिया जाए, समझिएगा यहां पर अब देखिए दोनों कंडीशन देखने को मिल रही है आपको। अगर हम मजदूरों को, अगर हम साधनों को जो हम उनको पारिश्रमिक दे रहे हैं, वो पारिश्रमिक उनकी सीमांत उत्पादकता से कम देते हैं, तो क्या होगा दोस्तों? तो उत्पादक को फायदा होगा। सीधी बात है, पहले हो सकता है कि वो एक श्रमिक को 500 रुपए रोज दे रहा था, है ना, लेकिन अगर उसने सीमांत उत्पादकता उसकी 500 के बराबर थी, 500 रुपए का काम करता था वो, तो 500 रुपए देता था रोजाना, रोज के डेली। लेकिन जो मजदूर है, श्रमिक है, उसको 500 की जगह उसको 400 रुपए कर दिए। तो अब यहां क्या हुआ दोस्तों? उसकी जो सीमांत क्षमता है काम करने की, उत्पादकता है, वो तो ज्यादा है 500 की, और उसको दिया कितना जा रहा है? 400। तो इससे फायदा किसको होगा? उत्पादक को फायदा होगा। सिंपल सी बात है, 100 रुपए का फायदा होगा उत्पादक को, है ना। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, तो अगर हम श्रमिक को उसकी सीमांत उत्पादकता से कम पारिश्रमिक दे, तो उत्पादक को साधन की इकाइयों में वृद्धि करने से प्रति इकाई बचत प्राप्त होगी, ठीक है ना। और उत्पादक साधनों की अधिक से अधिक इकाइयों का प्रयोग करेगा। तो उत्पादक चाहेगा कि उसके पास तो 15, है ना, वही किसान 15,000 रुपए, 15,000 बांटना है भाई, 5 मजदूर क्यों, एक काम करते ना, जो है पेमेंट हमने इसका कम कर दिया है, तो उत्पादकों को और बढ़ा लेते हैं, श्रमिकों को और बढ़ा लेते हैं, वो ज्यादा मजदूर लगा लेते हैं, वो ज्यादा मजदूर लगाएंगे तो और ज्यादा मुनाफा होगा, है ना। तो अब ये प्रोसेस जो है ना, वो उत्पादक तब तक श्रमिकों को अपने आप भर्ती देता जाएगा, तब तक भर्ती देता जाएगा जब तक कि उनका वेतन या जो पारिश्रमिक है ना, उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर ना हो जाए। कैसे दस देखिए, तो प्रतिस्थापन का नियम बोलता है कि उत्पादक साधन की मात्रा हो रही है ना, बढ़ाते जा रहा है, वो भर्ती करते जा रहा है, तो साधन की मात्रा क्या हो रहा है? बढ़ रही है ना, वृद्धि हो रही है। तो ये उत्पादक जो है साधन की मात्रा में तब तक वृद्धि करेगा जब तक कि उस साधन की सीमांत उत्पादकता घट ना जाए, वो घटकर उसकी पारिश्रमिक, उसके वेतन के बराबर ना हो जाए। पहले 5 मजदूर इतना काम कर रहे थे, अब 10 मजदूर हो गए उसके वहां पर। सिंपल सी बात है, उनकी क्षमता कम होगी, मजदूर बढ़ने से क्षमता कम हो जाती है, क्षमता कम होगी। तो यहां पर वो तब तक मजदूरों की भर्ती करता रहेगा जब तक कि उनको जो वेतन दिया जा रहा है, वो वेतन, या कहें कि उनके द्वारा जो काम करवाया जा रहा है, उस काम की जो सीमांत उत्पादकता है ना, वो सीमांत उत्पादकता उनको दिए जाने वाले वेतन के बराबर जब तक नहीं हो जाती, तब तक वो मजदूरों की भर्ती करता रहेगा। ये कौन कहता है? प्रतिस्थापन का नियम कहता है।
ये बात क्लियर हुई। अब इसके विपरीत वाली स्थिति देख लेते हैं। यहां पर हमने मजदूरों के पारिश्रमिक क्या किया था, घटाया था। अब जरा एक बार बढ़ाकर भी देख लेते हैं, है ना। अब थोड़ा सा हम बढ़ाकर भी देख लेते हैं इनको, तो उससे हमें ये क्लियर हो जाएगा। जरा एक पेन की निशान हटाएं पहले। तो देखिए, इसके विपरीत यदि साधनों का पारिश्रमिक उनकी सीमांत उत्पादकता से अधिक कर दे तो अब यहां उत्पादक घबरा जाएगा कि यार पहले तो 500 देना पड़ रहा था, अब तो ये लोग 600 मांग रहे हैं, मेरा तो नुकसान होगा। तो वो क्या करेगा, मजदूरों को कम करेगा। उसके बाद बजट ही नहीं है उत्पादक के पास में, तो मजदूरों को की छटनी चालू कर देगा, हटाना चालू कर देगा, है ना। तो क्या देखिए, उत्पादक को क्या होगा, हानि होगी। अतः वह साधनों की मात्रा को कम करना चालू कर देगा। इससे साधनों की मांग कम हो जाने से उनका पारिश्रमिक भी कम हो जाएगा। साधन कम हो जाएंगे, मजदूर कम होंगे तो कम मजदूरी देनी पड़ेगी, है ना। तो क्या होगा, उसकी मजदूरी भी कम हो जाएगी। तो वह साधनों की मात्रा में तब तक कमी करता जाएगा, अर्थात मजदूरों को तब तक निकालता जाएगा अपने यहां से जब तक कि उस साधन की सीमांत उत्पादकता बढ़ करके पारिश्रमिक के बराबर ना हो जाए। अगर वो मजदूर 1000 रुपए मांग रहे थे और काम 500 का कर रहे थे, तो वो तब तक मजदूरों को अपने यहां से हटाते चले जाएगा जब तक कि जितने मजदूर काम कर रहे हैं वो और उनकी सीमांत क्षमता, मतलब जितना वो उत्पादन कर रहा है, वो दोनों बराबर ना हो जाए, जब तक बैलेंस ना हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुल मिलाकर के मजदूरी अर्थात पारिश्रमिक और उत्पादन दोनों में बैलेंस बना रहना अति आवश्यक है, और यह जिम्मेदारी है आपकी। क्यों, क्योंकि आप ही तो उस फैक्ट्री के ओनर हो ना, आप ही तो उत्पादन कर रहे हो, है ना। तो अतः प्रत्येक साधन को कुल उत्पादन का जो भाग प्राप्त होता है वह उसकी सीमांत उत्पादकता के ही बराबर होता है। कोई भी उत्पादक होगा वो क्षमता से ज्यादा पेमेंट दे ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि भाई कोई अपनी जेब से पेमेंट क्यों देगा, अपना लॉस खा करके, अपना आपको हानि पहुंचाकर किसी को पेमेंट क्यों करेगा, है ना। अब ये कोई तो फैक्ट्री है यार, कंपनी है, उत्पादन का कार्य है, कोई सरकार बजट थोड़ी ना बनाना है जो घाटे का बजट प्रति साल बनाते चले जाए, है ना। जनता के पैसे थोड़ी ना है, उस ब्याज पैसे का तो ब्याज देना पड़ रहा है, सरकार को थोड़ी ना ब्याज देना पड़ता है, वो तो जनता का पैसा है। ठीक है, उदाहरण आप पढ़ चुके हैं, उदाहरण से आप समझ चुके हैं सीमांत उत्पादकता नियम को। क्लियर है यहां तक का। चलिए, अगर ये क्लियर है दोस्तों, तो अब हम मान्यताओं को देख लेते हैं जरा कि ये सिद्धांत किन मान्यताओं की बात करता है, ऐसी कौन सी मान्यताओं को रखता है ये। तो ऐसे ही कुछ 4-5 मान्यताओं की चर्चा कर लेते हैं, जिससे हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। अरे यार माइक बाबू, काहे परेशान कर रहे हो तुम। चलिए, मान्यताओं की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक मान्यता आती है, कौन सी, समरूपता वाली। क्या मान्यता है, समरूपता वाली। क्या है, क्या बोलती है मान्यता कि ये मान्यता बोलती है कि सिद्धांत की पहली मान्यता तो ये है, या ऐसा बोल दीजिए कि पहली शर्त ये है इस सिद्धांत की कि उत्पादन के साधन की सभी इकाइयों का उपयोग किया जाना चाहिए। पहली शर्त क्या है कि उत्पादन में जितनी भी इकाइयां हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 10 मजदूर लगा लिए और उसमें से 2 मजदूरों को आपने जो है बोल दिया कि यार तुम आराम करो, है ना, तुम बाद में देख लेना, कभी कोई दिक्कत नहीं, अपने वाले हो, बैठो आप आराम करो, बाकी 8 मजदूर काम करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने 5 मशीनें मंगवाई थी प्रोडक्शन करने के लिए, उसमें से एक मशीन को आप जो है आराम करवा रहे हैं, उसको चालू ही नहीं कर रहे क्योंकि आपके पास मजदूर नहीं है, किसी चीज की कमी है, आपको बस सिर्फ 4 मशीनें काम कर रही है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इस सिद्धांत की पहली शर्त यही है कि जितनी भी इकाइयां आपके पास में है वो सारी इकाइयां काम करना चाहिए, और सारी इकाइयों का एक जैसा होना चाहिए, सारी इकाइयों का एक जैसा होना चाहिए, जिससे कि एक इकाई के स्थान पर दूसरी इकाई का प्रयोग किया आसानी से किया जा सके, है ना, और साथ में ही उस साधन की सीमांत उत्पत्ति सही सही निकाली जा सके। ऐसा नहीं हो कि आपके मजदूरों में जो है 5 बच्चे हो और जैसे 1-2 युवा हो, 1-2 महिलाएं हो, 1 आध बुजुर्ग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सबकी सीमांत उत्पादकता आपकी नजर में एक जैसी होनी चाहिए, सब एक जैसा काम करना चाहिए। क्लियर है। तो एक मान्यता तो ये थी। दूसरी मान्यता की बात करें तो इस प्रकार के स्थिति को प्राप्त करने के लिए
पूर्ण प्रतियोगिता का होना आवश्यक है। तो बाजार में कैसी स्थिति होना चाहिए? पूर्ण प्रतियोगिता की होना चाहिए, एकाधिकार की नहीं होना चाहिए। देखिए, यदि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होगी या नहीं होगी तो उत्पादन के साधनों का जो पारिश्रमिक है उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर नहीं होगा। समझिएगा यहां पर, क्योंकि अगर समझिएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता मतलब क्या होता है कि उसके उत्पादक बहुत सारे हो, प्रतियोगिता है बाजार में, तो वहां पर पूर्ति मांग और कीमत, इनमें बैलेंस बना रहता है, लेकिन अगर एकाधिकार की परिस्थिति हो जाती तो क्या होता दोस्तों? तो वहां पर उत्पादक अपनी मनमानी करता है, अपने मनमाने अनुसार वो उत्पादन करेगा और अपने अनुसार ही वो उसकी कीमत निर्धारित करेगा। क्यों? क्योंकि पूरे बाजार में वो अकेला विक्रेता होता है उस वस्तु का, है ना। तो इसलिए कहा गया है कि इस सिद्धांत को लागू करने के लिए दूसरी मान्यता है कि उस बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होना चाहिए। क्लियर है? तीसरी मान्यता की बात करें तो यह सिद्धांत दीर्घ काल में लागू होता है। स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि आप अगर इस सिद्धांत को लागू करना चाहते हैं तो इसको शॉर्ट टर्म के लिए अर्थात कि अल्पकाल के लिए लागू नहीं कर सकते। अल्पकाल के लिए लागू क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत छोटी स्थिति, बहुत कम समय होता है अल्पकाल में, है ना, जिसमें आप पूर्ति को, मांग को, उत्पादन को जो है मैनेज नहीं कर पाते हो, संतुलित नहीं कर पाते हो, है ना। तो इसलिए यह सिद्धांत सिर्फ दीर्घकाल, लंबी प्रोसेस में ही प्रारंभ होगा, मतलब लागू होगा, माफ कीजिएगा। यह सिद्धांत दीर्घकाल की मान्यता पर आधारित है। अल्पकाल में साधन का पारिश्रमिक जो होता है ना, उसकी सीमांत उत्पादकता से कम होता है। अल्पकाल में अगर बात करें तो जिस साधन का हम प्रयोग कर रहे हैं उसे मजदूरी कम ही दी जाती है, ज्यादा नहीं दी जाती, परंतु दीर्घकाल में उसकी जो सीमांत उत्पादकता होती है वो और उसको जो पारिश्रमिक मिलता है वो पारिश्रमिक दोनों बराबर होते हैं। क्लियर है? इसलिए कहा गया है स्पष्ट रूप से कि यह सिद्धांत दीर्घकाल में ही लागू होगा। अगला है उत्पादक का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना। तो यह सिद्धांत ये मानकर चलता है कि प्रत्येक फर्म या उत्पादक का प्राथमिक उद्देश्य, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो होता है, मुख्य उद्देश्य जो होता है, वो अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। आई होप पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट की बात करते हैं, आलोचनाओं की। तो कुछ बिंदु हम इसके अंतर्गत भी डिस्कस करने वाले हैं। एक रूपता का अभाव। सबसे पहली आलोचना किस रूप से की गई है कि इस सिद्धांत में एक रूपता का अभाव है। तो यह सिद्धांत ये मानकर चलता है कि उत्पादन के साधनों की विभिन्न इकाइयों में एक रूपता होती है। कहा था ना, एक जैसे होने चाहिए सभी साधन, ताकि अदला बदली आसानी से की जा सके, है ना। तो इसी बिंदु को उठा लिया आलोचकों ने और आलोचना कर मारी। वो कह दिया कि भाई जो आप एक रूपता वाली बात कर रहे हैं ना, ये गलत है, ये सही नहीं है, वास्तविक नहीं है ना। लेकिन वास्तविक व्यवहार में देखो आलोचक क्या कह रहे हैं कि इन्होंने तो कहा है कि सभी साधनों का जो है उनमें साधनों में एक रूपता होनी चाहिए, लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो साधनों की सभी इकाइयां एक जैसी नहीं होती। साधनों की विभिन्न इकाइयां एक दूसरे की पूर्ण प्रतिस्थापन, मतलब पूरी तरह से एक जैसी नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति अगर एक जैसा काम करेगा तो जरूरी नहीं है कि उतनी ही क्षमता उसके जैसे दिखने वाले दूसरे व्यक्ति की हो सकता है उससे ज्यादा हो सकता है उससे कम हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है पूर्ण प्रगतिशीलता की मान्यता गलत है। पूर्ण गतिशीलता की मापना, गतिशीलता की मान्यता गलत है। गतिशीलता की इन्होंने बात की थी। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है, मतलब जो उत्पादन के साधन होते हैं उनको तुरंत कम ज्यादा किया जा सकता है, गतिशीलता पाई जाती है, एक जगह से छोड़कर के दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन आलोचकों का कहना है कि व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं होता है। जीवन में साधनों की गतिशीलता में अनेक प्रकार की रुकावटें आती है और रुकावटें कई प्रकार की आती है। भाई कोई व्यक्ति जो है फैक्ट्री में अपना जीवन निकाल चुका है, 15 से 20 सालों से काम कर रहा है, तो वो आसानी से उस फैक्ट्री को नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका इमोशन जुड़ा हुआ है उससे, उसके वहां पर जो वर्कर्स, अन्य वर्कर्स है, उनसे घर जैसे व्यवहार बने हुए, नहीं जा सकता। या फिर कहे कि इतना सैलरी उसको अन्य जगह, नई जगह पर नहीं मिल पाई, कई सारी रुकावटें होती है। तो इसलिए कहा गया आलोचकों ने कि पूर्ण गतिशीलता की जो बात आपने कही है ये भी गलत है, सही नहीं है। अगली अगर पॉइंट की बात करें तो अगला है पूर्ण रोजगार की मान्यता भी सही नहीं है। पूर्ण रोजगार की मान्यता भी सही नहीं है। किसने कहा? आलोचकों ने कहा है कि पूर्ण रोजगार की मान्यता अवास्तविक मान्यता है। पूर्ण रोजगार के कारण ही साधन का मूल्य उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होता है। किसके कारण? पूर्ण रोजगार के, अगर पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी तभी उस साधन को मिलने वाला जो पैसा है वो
और उसकी सीमांत उत्पादकता दोनों बराबर होगी। लेकिन व्यवहारिक रूप से संसार में, पूरी दुनिया में पूर्ण रोजगार की स्थिति वो सामान्य स्थिति नहीं होती है ना। अर्थव्यवस्था में हमेशा डामाडोल वाली स्थिति चलती ही रहती है, इसलिए सिद्धांत की कोई मान्यता नहीं है। अगला है धन का असमान वितरण। धन का असमान वितरण, आलोचकों का कहना है कि यह सिद्धांत धन के असमान वितरण के पक्ष में है। इस सिद्धांत के अनुसार धनी व्यक्तियों की आय इसलिए अधिक होती है क्योंकि वो उत्पादन करते हैं, क्योंकि वो अधिक उत्पादन करते हैं। क्या धनी लोग ज्यादा उत्पादन कर पाते हैं? या फिर इसके विपरीत निर्धन व्यक्तियों की आय कम होती क्योंकि वो कम उत्पादन करते हैं? भाई मेन उत्पादन तो जो है निर्धन व्यक्ति ही कर रहा है ना, जो श्रमिक व्यक्ति है वही कर रहा है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि इस प्रकार के जो तर्क दिए जा रहे हैं वो गलत है, सही नहीं है ना। एक अपूर्ण और एक अपक्षीय सिद्धांत है, पूरा सिद्धांत नहीं है, और ये एक पक्षीय सिद्धांत है। आलोचकों का मानना है कि ये सिद्धांत एक पक्षीय और अपूर्ण है। क्योंकि इस सिद्धांत में केवल मांग पर ही जोर दिया गया है, जबकि वास्तविकता तो यह है कि पारिश्रमिक केवल मांग से निश्चित नहीं होता है, बल्कि मांग और पूर्ति दोनों का प्रभाव पारिश्रमिक पर पड़ता है। अर्थात कि जो पारिश्रमिक निर्धारित किया जाना चाहिए वो मांग और पूर्ति दोनों को नजर में रख करके किया जाना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों ये आलोचना वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अंतिम रूप से अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जिन मान्यताओं पर अभी तक हमने बातें की है वो सारी मान्यताएं जो है वास्तविक नजर नहीं आती है, अवास्तविक है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि इस प्रकार के सिद्धांत वाली एक लाइट दिखाने का की अगर हम बात करें तो लाइट दिखाने का काम जरूर इसने किया, अर्थात कि एक रास्ता आने वाले अन्य अर्थशास्त्रियों को इन्होंने एक रास्ता दे दिया। इस सिद्धांत ने एक रास्ता दिखा दिया है कि इस प्रकार से चल करके जो है आप एक सिद्धांत डेवलप कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था में इस प्रकार से आप जो है पारिश्रमिक को निर्धारित कर सकते हैं, साधनों की कीमत को निर्धारित कर सकते हैं। इस प्रकार का एक मार्ग जरूर दिखाया है इन्होंने। क्लियर है? चलिए इस प्रकार से हमारा आज का सेशन होता है दोस्तों कंप्लीट। अगले सेशन में भी बहुत बात अच्छे से बात करेंगे और नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो होगा मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के आधुनिक सिद्धांत पर। जी हाँ दोस्तों, मॉडर्न थ्योरी क्या हो सकती है? मजदूरी पर, लगान, ब्याज, लाभ। कोशिश तो यही रहेगी कि एक ही सेशन में इन चारों टर्मों पर हम डिस्कस कर ले, लेकिन ये तो दिखाएगा वक्त, समय कि ये टॉपिक समय कितना लेते हैं एक्सप्लेन करने में। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।